हेलो स्टूडेंट्स, आई वेलकम यू ऑल टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल, सब खैरियत से हैं एंड कंसिस्टेंसी के साथ आप अपने एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन में पूरे डेडिकेशन से लगे हुए हैं। तो इसी नोट पे आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। आज 9 अगस्त 2025 के द हिंदू और इसके इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे फॉर यूपीएससी सिविल सर्विसेज 2026 प्रीलिम्स एज वेल एज मेंस एंड अपकमिंग जितने भी दूसरे आपके कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस हैं, चाहे एसएससी हो, चाहे रेलवे के आपके एनटीपीसी या दूसरे एग्जाम्स हों या और भी दूसरे एग्जामिनेशन हों जिसमें करंट अफेयर्स पूछा जाता है, उन सबको ध्यान में रखते हुए भी हम लोग आज के सेशन में 9 अगस्त के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को डिस्कस करने वाले हैं। साथ ही साथ ये भी देखेंगे कि यहाँ से क्वेश्चंस अगर पूछे गए तो एमसीक्यूज किस तरह बनाए जा सकते हैं, कौन कौन से फैक्ट्स का जो है इस्तेमाल कर क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। तो काफ़ी कुछ है जानने के लिए आज के सेशन में। अब विदाउट एनी फर्दर अडू शुरू करते हैं 9 अगस्त 2025 का द हिंदू और उसके इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। पहला समाचार ये रहा, देखते हैं। तो पहले समाचार में हमको इजराइल और हमास के बीच में जो वॉर चल रहा है उसके बारे में थोड़ी बात करनी है। एक अपडेट यहाँ से निकल कर आया है एंड हाई चांसेस हैं कि आने वाले अपकमिंग कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, तो उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। तो समाचार यह है कि इजराइल के प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू की कैबिनेट ने एक नए प्लान को अप्रूव कर दिया है जिसके तहत इजराइल गाजा को मिलिटरीली टेक ओवर करने वाला है, या अब इजराइल जो है वो गाजा सिटी को, जो गाजा का शहर था, इसको मिलिटरीली पूरी तरह अपने कब्जे में लेगा। इस बात को समझने के लिए अच्छे से हम एक बार इजराइल का मैप देखते हैं, तब आपको ये बात ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगी। चले देखते हैं। तो ये जो मैप आपको देखने को मिल रहा है ये इजराइल का मैप है, देख लीजिए इसको अच्छे से। इस मैप में अब यहाँ पे अगर हम लेफ्ट हैंड साइड देखते हैं तो मेडिटेरेनियन सी है, राइट हैंड साइड में जॉर्डन है, सीरिया है, ऊपर लेबनान है, नीचे इजिप्ट है और यहाँ पे ये जो थोड़ा सा आपको पोर्शन देखने को मिल रहा है ये रेड सी का इलाका है। तो ये पूरा मैप है। अब इसको थोड़ा सा जूम करते हैं तब आपको बात ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगी कि एक्चुअल में मसला यहाँ पे चल क्या रहा है। तो ये इजराइल का मैप है, थोड़ा सा मैंने इसको जूम किया है। अब ध्यान से देखिए, यहाँ पे दो इलाके आपको देखने को मिलेंगे। एक इसके ऊपर मैं ये ड्रॉ कर रहा हूँ पिंक कलर से, रफ ड्राइंग कर रहा हूँ। ये जो पूरा क्षेत्र है इसको बोला जाता है वेस्ट बैंक, और ये जो छोटा सा स्ट्रिप आपको देखने को मिल रहा है इसको बोला जाता है गाजा, या गाजा पट्टी, गाजा स्ट्रिप के नाम से भी इसको जाना जाता है। अब वेस्ट बैंक का जो इलाका है, हालांकि ये इजराइल के कंट्रोल का इलाके में आता है, मगर फिर भी यहाँ पे इजराइल जो है डायरेक्टली रूल नहीं करता। यहाँ पे पैलेस्टीनियन पॉपुलेशन ज्यादा है, तो इसको रूल करने का जो पावर है उन्होंने पैलेस्टीनियंस को ही दे रखा है। तो यहाँ पर जो लोग आपकी गवर्नमेंट चलाते हैं वो कहलाते हैं पैलेस्टीनियन अथॉरिटी। तो वो लोग वेस्ट बैंक का जो ये पूरा इलाका है यहाँ पर वो अपनी सरकार चलाते हैं, यहाँ पे उनकी गवर्नमेंट वगैरह चलती है। और ये जो छोटा सा इलाका या फिर ये जो छोटी सी स्ट्रिप है, इस इलाके के ऊपर सरकार चलाता है हमास। अब इसकी भी कहानी है कि हमास यहाँ पे पावर में कैसे आया। 2005 तक ये पूरा का पूरा इलाका इजराइल के कंट्रोल में था, फिर इजराइल ने यहाँ से अपनी फोर्सेस को पीछे हटाया, और क्योंकि यहाँ पे भी पैलेस्टीनियन पॉपुलेशन ज़्यादा थी और यहाँ की भी पावर या अथॉरिटी जो है वो पैलेस्टीनियंस के हाथ में दे दी कि अपने हिसाब से सरकार बना के अपना शासन आप चलाओ। तो यहाँ के फिर लोगों ने हमास को जो है इलेक्शन में जितवा दिया, और हमास जब से इलेक्शन में जीता है तो फिर उसने इसके बाद से कोई दूसरे इलेक्शन होने नहीं दिए, और वही लोग जो है इस पूरी की पूरी गाजा स्ट्रिप के ऊपर रूल करते हैं, या फिर अभी उनकी अथॉरिटी यहाँ पे चलती है। अब पैलेस्टीनियन अथॉरिटी जो वेस्ट बैंक के इलाके में रूल कर रही है, वो लोग जो वेस्ट बैंक के इलाके में रूल कर रहे हैं, मोर और लेस उनके साथ में इजराइल के लड़ाई झगड़े नहीं ही होते हैं। यहाँ पे छोटी मोटी आपकी वायलेंस की घटनाएं होती रहती हैं, मगर मोर और लेस इजराइल और वेस्ट बैंक के बीच में भी फिलहाल इतने लड़ाई झगड़े नहीं चल रहे। इनके जितने भी आपके मसले हैं वो आपका जो ये गाजा स्ट्रिप है, इस छोटी सी गाजा स्ट्रिप में जो हमास वाले हैं उनके साथ में इनके जो है इश्यूज बने हुए हैं। हमास जो है वो गाजा स्ट्रिप से इजराइल में रॉकेट्स लॉन्च करता रहता था वक्त वक्त पे, बदले में इजराइल वाले अपने फाइटर जेट्स ले जाकर यहाँ पे बम्बार्डमेंट करते रहते थे और इनके बीच में लड़ाई झगड़ा चलता रहता था। फिर आया 7 अक्टूबर 2023। 7 अक्टूबर 2023 के दिन, जैसा कि सबको पता है कि हमास के फाइटर्स ने इजराइल में अटैक किया और उसमें 1200 से 1400 के करीब इजरायली सिविलियंस जो हैं उनकी हत्या हो गई। उनका जो है यहाँ उनको कुल मिला के यहाँ पे मैसेकर कर दिया गया। उसके बाद से इजराइल ने हमास के खिलाफ वॉर डिक्लेयर कर दिया है और लगभग 2 साल से ऊपर हो गए यहाँ पे लड़ाई चल रही है। काफ़ी बड़ी मात्रा में जो है आप कह सकते हैं बड़े इंडस्ट्रियल स्केल पर जो है डिस्ट्रक्शन गाजा में हो चुका है। हज़ारों की संख्या में लोग भी मारे गए हैं और इशू जो है बहुत एक ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस जो है यहाँ पे बन के खड़ा हो गया। अब ऐसी स्थिति में इजराइल ने, या फिर इजराइल के जो प्राइम मिनिस्टर हैं उनकी कैबिनेट ने ये डिसाइड किया है कि अगर हम लोगों ने यहाँ पर जो भी अपना ऑपरेशन करके हम यहाँ से बाहर निकलेंगे, और उसके बाद अगर फिर हमास या हमास जैसी कोई ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पे खड़ी हो गई, तो कुछ सालों में फिर वो अपने आप को उसी लेवल पर ले आएंगे जिस लेवल पर हमास है आज की तारीख में, और वो फिर हमारे ऊपर हमला करेंगे। ऐसी परिस्थिति में जो है हम लोग शांति से रह नहीं सकते। तो इनका क्या प्लान यह है, इनका जो इन्होंने जो अप्रूवल दिया है प्लान का, वो यह है कि इस पूरे इलाके को मिलिटरीली हम लोग अब टेक ओवर करेंगे। इस इलाके की अब अथॉरिटी जो है मिलिट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से, सिक्योरिटी वो सब हम लोग देखेंगे। अब हमास जैसी कोई इंस्टीट्यूशन या कोई ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पे खड़ा नहीं हो पाएगा। ये जो है डिसीजन इजराइल के प्राइम मिनिस्टर और उनकी वॉर कैबिनेट के द्वारा लिया गया है।
तो ये जो पूरा का पूरा प्लान है, इसको बेसिकली आप ये कह सकते हैं कि इनकी जो कैबिनेट है उसने एक 5 प्रिंसिपल्स अडॉप्ट किए हैं, उसके तहत में ये डिक्लेरेशन किया गया है कि इजराइल जो है गाजा सिटी का मिलिटरीली टेक ओवर करने वाला है। अब ये जो 5 प्रिंसिपल्स अडॉप्ट किए गए हैं जिसके तहत में इन्होंने ये डिसाइड किया है कि हम लोग गाजा को जो है मिलिटरीली टेक ओवर करेंगे, उसमें सबसे पहला आता है गाजा का डीमिलिटराइजेशन। गाजा का जो है डीमिलिटराइजेशन किया जाएगा, यहाँ पे जितने भी हथियार हैं वो सब निकाले जाएंगे, हमास के जितने भी आपके लड़ाके या फिर कैडर हैं उनको जो है उनसे जितने भी हथियार वगैरह सारे छीने जाएंगे। तो पहला ये काम होगा। दूसरा, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ अल्टरनेटिव सिविल एडमिनिस्ट्रेशन दैट इज नीदर हमास और पैलेस्टीनियन अथॉरिटी। तो ना तो अब यहां पर हालांकि इजराइल जो है मिलिटरीली टेक ओवर करेगा और गाजा को पूरा कंट्रोल मिलेगा, मगर एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो लोग खुद नहीं चलाना चाहते। तो उनका कहना यह है जो सारा युद्ध जब भी खत्म होता है उसके बाद मिलिट्री तो हम लोग मिलिट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से तो हम लोग पूरी की पूरी गाजा स्ट्रिप को टेक ओवर करेंगे, मगर उसके बाद में यहाँ पर जो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन बनेगा, जो क्योंकि यहाँ पे लोग तो रह रहे हैं तो फिर ऑब्वियस ही बात है आपको प्रशासन तो चलाना पड़ेगा, वो जो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन बनेगा उसमें ना तो हमास के लोग शामिल होंगे और ना पैलेस्टीनियन अथॉरिटी का कोई व्यक्ति शामिल होगा। जो वेस्ट बैंक में सरकार चला रहे हैं इनमें से भी अब किसी को, हाँ, इनका कहना यह है कि हम लोग अब शामिल यहाँ पे नहीं होने देंगे, और जो भी अब यहाँ पे व्यवस्था बनेगी, जो भी आपके लोग यहाँ पे सिविल एडमिनिस्ट्रेशन चलाएंगे, वो हमास से या पैलेस्टीनियन अथॉरिटी से उनका कोई लेना देना नहीं होने वाला। हो सकता है इंटरनेशनली किसी को बुलाया जाए, यूनाइटेड नेशंस के अंडर में जो है कुछ व्यवस्था बनाई जाए, किसी और देश को बुलाया जाए कि यहाँ का सिविल एडमिनिस्ट्रेशन चलाओ, वो सब बात की बात है, मगर हमास और पैलेस्टीनियन अथॉरिटी के कंट्रोल में अब किसी तरीके की यहाँ पे जो है सिविल एडमिनिस्ट्रेशन नहीं चलाया जाएगा। लॉजिक इनका यह है कि 2005 में हम लोगों ने यहाँ पे सिविल एडमिनिस्ट्रेशन पैलेस्टीनियंस को हैंडओवर करके देख लिया। अल्टीमेटली एक तो छिटपुट लड़ाई झगड़े चलते रहे और 2023 में जो ये बड़ी घटना हो गई है, हम अपने हाथ जला चुके हैं। अब हम जो है ये रिस्क फिर से नहीं लेने वाले। हालांकि जैसे इन्होंने ये डिक्लेरेशन किया है तो वैसे ही चाइना, टर्की, ब्रिटेन और यूनाइटेड नेशंस के जो आपके जो ह्यूमन राइट्स के चीफ हैं और काफी सारे अरब स्टेट्स ने इनका क्रिटिसिज्म किया है, बट ऑब्वियसली बात है इजराइल बीइंग इजराइल सुनने वाला तो किसी की है नहीं। तो ये तो तय है कि यहाँ से अगर इन्होंने डिसाइड कर लिया है कि गाजा का डीमिलिटराइजेशन होना है, हमास और पैलेस्टीनियन अथॉरिटी के हाथ में पावर नहीं देनी और मिलिटरीली पूरा का पूरा गाजा इनको कंट्रोल करना है, तो फिर मतलब बड़ा एक वो क्रूड तरीका हो जाता है कहने का, पर फिर किसी के पिताजी इनको रोक तो पाएंगे नहीं, अब इन्होंने फैसला ले लिया है तो ये फिलहाल न्यूज़ है। अब यहाँ से हमारे लिए जो काम का करंट अफेयर बनता है वो है 5 प्रिंसिपल्स। ये हमको याद रखना है कि रिसेंटली ये 5 प्रिंसिपल्स जो न्यूज़ में है ये किससे रिलेटेड है, तो इजराइल हमास वॉर से रिलेटेड है, या फिर रिसेंटली जो 5 प्रिंसिपल्स न्यूज़ में है इजराइल हमास वॉर से रिलेटेड, इसका किस चीज़ से लेना देना है। जवाब हो जाएगा गाजा का मिलिटरीली जो टेक ओवर इजराइल करने वाला है उसके प्लान से लेना देना है। गाजा का मिलिट्री टेक ओवर करने का इन्होंने अपना प्लान बना लिया है और उस टेक ओवर के प्लान को 5 प्रिंसिपल्स के तहत में जो है डिक्लेयर किया गया। तो ये अपना एक सीधा सीधा फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन बनता है जो करंट अफेयर्स में पूछा जा सकता है, रेलवे की, आरआरबी और बाकी जो एग्जाम्स हैं उसमें, एसएससी सीजीएल में क्वेश्चन आ सकता है। इसके अलावा जो आपके होने अपकमिंग टाइम में आपके पीएससी के जो अलग अलग पेपर्स होते हैं उसमें पूछा जा सकता है। एंड हाई चांसेस है क्योंकि यूपीएससी आपका अगले साल होना है गर्मियों में, और अभी ये न्यूज़ जो है बनी हुई है अगस्त सितंबर के आसपास, ये जुलाई अगस्त के आसपास न्यूज़ में बनी हुई है, तो एक बार को ये भी जो है करंट अफेयर में पूछा जा सकता है कि 5 प्रिंसिपल्स रिसेंटली जो न्यूज़ में थे ये किस चीज से रिलेटेड है या किस देश से रिलेटेड है। याद रखना है इजराइल से। और ये पूछा जा सकता है कि रिसेंटली इजराइल से रिलेटेड जो 5 प्रिंसिपल्स आपके न्यूज़ में थे उसका संबंध किस चीज़ों से है। तो अपने को याद रखना है गाजा का डीमिलिटराइजेशन, एक अल्टरनेटिव सिविल एडमिनिस्ट्रेशन बनाना जिसमें ना तो हमास या ना पैलेस्टीनियन अथॉरिटी शामिल है, और इसके अलावा गाजा का कंप्लीट कंट्रोल। अब इसके अलावा भी और 2-3 प्रिंसिपल्स थे उसमें, बट वो अपने काम के नहीं है तो मैंने उनको इंक्लूड नहीं किया, मगर 5 प्रिंसिपल्स के तहत में बेसिकली गाजा का कंप्लीट कंट्रोल इनके हाथ में जाने वाला है। ये अपने काम की न्यूज़ बनती है, यहां से क्वेश्चन अपना बनकर तैयार होगा। दैट्स इट फ्रॉम दिस न्यूज़। अब नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। तो नेक्स्ट न्यूज़ में हमको यूनाइटेड स्टेट्स और इंडिया के जो रिलेशंस हैं उस पर बात करनी है। समाचार यह है कि हमारे डिफेंस मिनिस्टर यूनाइटेड स्टेट्स की एक यात्रा पर जाने वाले थे जो शेड्यूल की गई थी अगस्त में। अब इस यात्रा को उन्होंने कैंसिल कर दिया है, इनडेफिनेटली इसको डिले कर दिया गया। एंड इसका जो रीज़न है वो रिसेंटली यूनाइटेड स्टेट्स और इंडिया के बीच में जो टैरिफ का इशू क्रिएट हो गया है, डोनाल्ड ट्रंप ने जो हमारे ऊपर लगभग 50% के करीब टैरिफ लगा दिया है, तो उसके बाद ये जो हमारी डिफेंस मिनिस्टर की यूएस विजिट थी इसको हमने पोस्टपोन कर दिया। अब ये जो न्यूज़ है कि डोनाल्ड ट्रंप ने अपने ऊपर 50% टैरिफ लगा दिया और उसके चलते अपना डिफेंस मिनिस्टर जो पहले वहाँ पे जा रहे थे अब उन्होंने अपनी यूएस की विजिट कैंसिल कर दी है, ये कोई करंट अफेयर की न्यूज़ तो है नहीं, ये कोई नहीं पूछने वाला। मगर इस न्यूज़ में 2 इंपॉर्टेंट बॉडीज का जिक्र आया था, एक इंडस एस और एक इंडस इनोवेशन। तो इनके बारे में अपने को जो है थोड़ा पढ़ना है क्योंकि ये द हिंदू में छप गया है तो करंट अफेयर की एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ बन गई है और यूपीएससी के एग्जामिनेशंस के पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट हो जाती है, तो इसके बारे में अपने को जानकारी होनी चाहिए। तो फिर बता रहा हूँ, डिफेंस मिनिस्टर की ये जो आपकी विजिट है वो पोस्टपोन हो गई है, उसका ये समाचार है, किसी काम का नहीं है। इस न्यूज़ में ये जो 2 आपकी बॉडीज हैं इंडस एस और इंडस इनोवेशन, इसके बारे में अपने को डिस्कस करना है क्योंकि ये इस न्यूज़ के चलते करंट अफेयर में आ गई। तो क्या है कहानी इंडस एस की? इट इज़ अ बायलैटरल डिफेंस एक्सेलरेशन इकोसिस्टम लॉन्च्ड बाय यूएस एंड इंडिया इन 2023, ऑब्जेक्टिव टू एक्सपैंड स्ट्रेटेजिक टेक्नोलॉजी एंड डिफेंस इंडस्ट्रियल कोऑपरेशन इन बिटवीन बोथ द कंट्रीज। तो इंडस एस जो है वो एक डिफेंस एक्सेलरेशन इकोसिस्टम है जिसको 2023 में इंडिया और यूनाइटेड स्टेट्स ने मिलकर लॉन्च किया था। थोड़ा समझते हैं, ये जो 50% टैरिफ वाला खेल खेला है और इसके पहले ऑपरेशन सिंदूर में एकदम से जो डोनाल्ड ट्रंप ने एंट्री मारी थी और उसके बाद से वो उसका श्रेय लेने की कोशिश कर रहा है।
और उसके बाद से जो हमारे रिश्तों में खट्टास आई है, इसके पहले के अगर 25 साल देखें तो इंडिया और यूएस के रिलेशनशिप्स काफ़ी ठीक ठीक बने हुए थे। धीरे धीरे अपने बीच में जो भी खटास थी, 1998 में हम लोगों ने किए थे आपके न्यूक्लियर टेस्ट, और उसके बाद इन्होंने हमारे ऊपर लगाए थे सैंक्शंस। उसके बाद से लगभग 2001-2002 के आसपास से जब क्लिंटन जो है आपका इंडिया विजिट करने आए, उसके बाद से धीरे धीरे हमारे रिश्तों में गर्माहट आना शुरू हुई थी, और यूएस इंडिया एक दूसरे के साथ में अलग अलग फील्ड्स में कोऑपरेशन भी जो है वो बढ़ा रहे थे। साथ ही साथ अब जैसे जैसे इंडिया की इकोनॉमी बढ़ी, वैसे वैसे यूनाइटेड स्टेट्स के साथ में हमारे रिश्ते और ज़्यादा अच्छे होते चले गए। अब अल्टीमेटली ऐसा लगा कि यार आने वाले वक्त में तो इंडिया और यूएस जो है वो बहुत बढ़िया का एक जोड़ी बनेगा, और चाइना के खिलाफ जो है ये लोग चाहते थे कि हम खड़े हो जाएं, और काफ़ी सारी चीज़ें जो है की गई थी। पूरा जो आपका ये जो रीजन है इंडियन ओशियन और पैसिफिक, आपका जो ओशियन का इलाका है, इसको इंडो पैसिफिक नाम दे दिया गया, और इस तरीके की चीज़ें। तो काफ़ी कुछ चल रहा था, लगा था कि ये तो पूरा आपका जो अब एक पार्टनरशिप बन रही है यूनाइटेड स्टेट्स और इंडिया के बीच में, ये तो पार्टनरशिप ऑफ द फ्यूचर है। अब उस वक्त जो है ये सोच के कि यार इसमें तो कोई दिक्कत आ ही नहीं सकती, दोनों देशों ने एक डिफेंस एक्सेलरेशन इकोसिस्टम जो है उसको लॉन्च किया था। यानी कि भारत और यूनाइटेड स्टेट्स के बीच में जो आपका डिफेंस को लेकर कोऑपरेशन है, इसको और ज़्यादा बढ़ाया जाए, और ज़्यादा जो है इसमें एक्सेलरेशन लाया जाए। टेक्नोलॉजी ट्रांसफर जो दोनों देशों के बीच में चल रहा है, इसको बढ़ाया जाए। जो अलग अलग देशों के स्टार्टअप्स हैं, दोनों देशों के जो स्टार्टअप्स हैं डिफेंस की फील्ड में, इनके बीच में जो है आपका सामंजस्य बनाया जाए, एक दूसरे के जो बेस्ट ऑफ द ब्रेन्स एंड टेक्नोलॉजी हैं वो एक दूसरे के साथ में है, और दोनों देश इस टेक्नोलॉजिकल कह सकते हैं हैंडशेक का फायदा उठा सकें। एक स्ट्रेटेजिक टेक्नोलॉजिकल और इंडस्ट्रियल कॉपरेशन जो है दोनों देशों की डिफेंस इंडस्ट्रीज के बीच में डेवलप हो सके, इसको जितना ज़्यादा हो सके बढ़ाने, और जितना ज़्यादा हो सके इसमें एक तेजी लाने के लिए इंडस एस के नाम से ये आपका डिफेंस एक्सेलरेशन इकोसिस्टम जो है इसको लॉन्च किया गया था। इसी को 2025 में जो है फिर रीडअप किया गया था इंडस इनोवेशन के नाम से। तो इंडस इनोवेशन बेसिकली इंडस एस का जो है नया नाम है, या यूं बोल सकते हैं कि इंडस इनोवेशन को पहले इंडस एस बोला जाता था, इंडस एस को 2025 में इंडस इनोवेशन के नाम से जाना जाने लगा। ऑब्जेक्टिव क्या था? यूनाइटेड स्टेट्स और इंडिया के बीच में डिफेंस कॉपरेशन को जितना ज़्यादा हो सके बढ़ाया जाए, जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा एक्सेलरेट किया जाए। और लॉजिक क्या था कि भारत और यूनाइटेड स्टेट्स की जो आपकी फ्रेंडशिप है, या फिर ये जो आप दोनों के बीच में पार्टनरशिप है, ये तो पार्टनरशिप ऑफ 21st सेंचुरी बनेगी। दुनिया की सबसे पुरानी डेमोक्रेसी प्लस दुनिया की सबसे लार्जेस्ट डेमोक्रेसी वर्सेस ये जो डिक्टेटर किस्म का एक आपका कम्युनिस्ट चाइना जो है उसका राइज हो रहा है, इसके खिलाफ खड़ा हो जाएंगे, इंडो पैसिफिक और फलाना ठिकाना सारी बातें की गई थी। बट फिर वही है, हेनरी किसिंजर एक अमेरिका के एम्बेसडर हुआ करते थे, उन्होंने एक बहुत अच्छा कोट कहा था कि इट मे बी डेंजरस टू बी अमेरिकाज एनिमी, इट मे बी डेंजरस टू बी अमेरिकाज एनिमी बट टू बी अमेरिकाज फ्रेंड इज फेटल। यानी कि अमेरिका का दुश्मन होना हो सकता है कि आपके लिए खतरनाक हो, मगर अमेरिका का दोस्त होना आपके लिए प्राण घातक साबित होगा, इसमें किसी तरीके का कोई डाउट है ही नहीं। और वही बात जो है साबित कर दी गई है 2025 में, जो हमारे ऊपर सैंक्शंस या टैरिफ्स वगैरह लगाए जा रहे हैं, और ट्रम्प जिस तरीके से पलटी मार के पाकिस्तान के फेवर में गया है। अब उसके एक्चुअल रीजंस वगैरह जो भी हो, मगर दिख रहा है कि पाकिस्तान को एक तरीके का फेवर जो है इनके द्वारा दिया जा रहा है, हमारे साथ एक कह सकते हैं कोल्ड शोल्डर हमें दिया जा रहा है। तो अल्टीमेटली वही बात साबित हो रही है कि अमेरिका की दुश्मनी जो है एक बार को खतरनाक हो सकती है, अमेरिका की दोस्ती प्राणघातक साबित होती है। हमारे लिए भी एक सबक है, सीखा है हमने उस सबक, और उसके बाद फिर जो उसके काउंटर कदम उठाए जाने चाहिए उठाए जा रहे हैं। चाइना के साथ रिश्ते इंप्रूव हो रहे हैं, रशिया के साथ और ज़्यादा कॉपरेशन बढ़ाया जा रहा है। तो हम भी अल्टीमेटली झुकने के मूड में तो नहीं है, बट देखते हैं यहाँ से कहानी क्या जाती है। मगर कुल मिला के इतना तय है कि जिस तरीके की हरकतें हुई हैं, इंडियंस याद तो रखेंगे इस चीज़ को, ये बैक स्टैबिंग हम भूलने वाले तो नहीं है। बहरहाल इंडस एस या इंडस इनोवेशन याद रखना है, 2023 में लॉन्च किया गया एक डिफेंस एक्सेलरेशन इकोसिस्टम है, जिसको 2025 में इंडस इनोवेशन के नाम से जाना जाता है। हो सकता है पूछ लिया जाए, डिफेंस के एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से जो है काम का है, और अभी एक तनातनी बनी हुई है उसके चलते करंट अफेयर में आ गया है। सिविल यूपीएससी का प्रीलिम्स होगा 2026 का गर्मियों में अगले साल की, तो चांसेस हैं करंट अफेयर में पूछा जा सकता है। चलें, दैट्स इट फ्रॉम दिस न्यूज़। नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। अब हमको बात करनी है इनकम टैक्स बिल के बारे में। तो समाचार यह है कि सरकार ने इनकम टैक्स से रिलेटेड एक नया बिल इंट्रोड्यूस किया था पार्लियामेंट में, जिसका नाम था इनकम टैक्स बिल 2025। उन्होंने इस बिल को विड्रॉ कर लिया है संसद से, और इसकी जगह पर एक नया फ्रेश बिल जो है वो इंट्रोड्यूस किया जाएगा। इस बिल को, इनकम टैक्स बिल 2025 को लाने का ऑब्जेक्टिव ये था कि लगभग 6 दशक या 60 साल पुराना एक कानून है अपने देश में, जिसका नाम है इनकम टैक्स एक्ट 1961। अब आज के वक्त में काफ़ी सारी चीज़ें बदल चुकी हैं, टेक्नोलॉजी का काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल आ गया है। सरकार भी एम्फेसिस दे रही है कि पेपर लेस काम आपको करना है, तो टैक्स भरने में, कंप्लाइंस में काफ़ी सारे ऐसे प्रावधान थे जो इसमें रोड़ा बने हुए थे। अब उनको हटाने के लिए जो 60 साल पुराना आपका इनकम टैक्स एक्ट है, इसको पूरा का पूरा हटाकर इसकी जगह पे नया आपका इनकम टैक्स एक्ट लाया जाएगा 2025 का। उसके लिए इनकम टैक्स बिल 2025 इंट्रोड्यूस किया गया था, मगर हुआ ये कि इस बिल को लोकसभा में फरवरी में इंट्रोड्यूस किया गया 2025 में, फिर इसको भेजा गया सेलेक्ट कमेटी के पास में। सेलेक्ट कमेटी का मतलब होता है जिस पार्लियामेंट के हाउस में आपने बिल को इंट्रोड्यूस किया है, उसी के मेंबर से मिलकर एक कमेटी बनाई जाती है, जो भी बिल है जिसको इंट्रोड्यूस किया गया है उसको वो डिटेल में स्टडी करती है, उसके सारे प्रावधानों को पढ़कर फिर उस पर एक रिपोर्ट बनाकर हाउस के सामने प्रेजेंट करती है।
तो फरवरी 2025 में इस ऑब्जेक्टिव के साथ में कि ये पुराने इनकम टैक्स बिल 1961 को अपने को हटाना है और इसकी जगह एक नया इनकम टैक्स एक्ट अपने को लेकर आना है। तो इस ऑब्जेक्टिव के साथ में इनकम टैक्स बिल 2025 पार्लियामेंट में आया फरवरी के महीने में, जब आपका ये बजट सेशन चल रहा था। उसके बाद में इस बिल को अच्छे से स्टडी करने के लिए सिलेक्ट कमेटी के पास में भेजा गया। सिलेक्ट कमेटी ने इसको अच्छे से स्टडी किया और उसके बाद में उन्होंने अपनी रिपोर्ट जो है भेजी है। इसमें कुछ खामियां पाई गई या उन्होंने कुछ रिकमेंडेशंस अपनी तरफ से दिए थे और उन रिकमेंडेशंस को सरकार ने मान लिया है। अब उनको शामिल कर उन रिकमेंडेशंस को शामिल कर इस बिल को फिर से जो है नए फॉर्म में, मॉडिफाइड फॉर्म में लाने की जो है बात चल रही है। तो इसलिए जो है पुराने वाले इनकम टैक्स बिल 2025 को हटाकर इसकी जगह पे वो नया बिल, जिसमें उन सारी सिफारिशों को भी शामिल किया जाएगा जो सिलेक्ट कमेटी ने इसमें डाली है, उसको डाल के नया बिल जो है इंट्रोड्यूस हो रहा है। अब कमेटी ने कौन कौन से अमेंडमेंट्स रिकमेंड किए थे वो देख लेते हैं। पहला है कंटिन्यूइंग द टैक्स एग्जेम्पशन ऑन एनोनिमस डोनेशंस मेड टू रिलीजियस कम चैरिटेबल ट्रस्ट, यानी कि कोई धार्मिक और चैरिटेबल काम करने वाला ट्रस्ट है, ठीक है, कोई रिलीजियस ट्रस्ट है जो अगर पैसा लेता है तो उससे कुछ चैरिटी के भी काम करता है। जैसे बागेश्वर धाम हो गया, बागेश्वर बाबा काफ़ी फेमस है, आप लोगों में से काफ़ी लोगों ने नाम सुना होगा। अब वहाँ पर रिलीजियस एक्टिविटीज़ भी होती हैं और वहाँ पे जो चंदा आता है उसकी मदद से फिर उन्होंने कैंसर का एक हॉस्पिटल बना दिया है और काफ़ी सारे वहाँ पे वो काम कर रहे हैं। तो इस तरीके के जो संस्थान होते हैं इनको रिलीजियस कम चैरिटेबल ट्रस्ट बोला जाता है, जहाँ पे रिलीजियस एक्टिविटीज़ भी चल रही हैं और साथ ही साथ जो पैसा मिलता है रिलीजियस एक्टिविटीज़ से वो उससे फिर चैरिटी का भी काम करता है। तो इस तरीके के रिलीजियस कम चैरिटेबल जो ट्रस्ट है, पुराने कानून के तहत में अगर आप चाहो तो उनको गुप्तदान दे सकते हो। आपने अपनी तरफ से गुप्तदान दे दिया, वो किसी को पता नहीं चलेगा कि आपने पैसा दिया है, ट्रस्ट के खाते में वो जो पैसा है एनोनिमस जो फंडिंग है उसके तौर पर दिखेगा। मगर आप जो पैसा जो आपने दान दिया, जब आप अपना इनकम टैक्स भरोगे तो आप उसको बता सकते हो कि साहब मैंने जो है इतना इतना इनको दान दिया है, तो इस पर फिर आप जो है मुझे जो भी आपका एग्जाम्पशन बनता है इस डोनेशन के ऊपर वो टैक्स एग्जाम्पशन आप मुझे दे दो। तो ये जो नया बिल था, ये लोग ये बोल रहे थे कि अब इस तरीके के एनोनिमस डोनेशंस के ऊपर एग्जाम्पशन नहीं मिलेंगे। अगर आप एग्जाम्पशन चाहते हो आपको नाम बताना पड़ेगा। अब जो भी वजह रही हो, ये जो कमेटी है इन्होंने बोला कि आप ये जो टैक्स एग्जेम्पशन आपको मिल रहा था एनोनिमस डोनेशंस के ऊपर, इसको भैया कंटिन्यू रखो, इसको बंद मत करो। तो इस बात को माना गया है कि रिलीजियस और चैरिटेबल ट्रस्ट को अगर आप किसी तरीके का दान दे रहे हो और एनोनिमसली दे रहे हो और उसके बाद में आप अपना जब इनकम टैक्स आप रिटर्न भरोगे तब आप चाहते हो वो जो आपने दान दिया था एनोनिमस तौर पर उस पर आपको टैक्स एग्जम्पशन मिलता रहे और उसके लिए तो वो जो है पूरी की पूरी प्रोसेस अब कंटिन्यू रखी जाएगी, उसको जो है बंद नहीं किया जाएगा। पहले प्रावधान था कि इसको हटाया जाए, मगर ये कमेटी वालों ने बोला है तो सरकार ने इस बात को माना है। दूसरा, अलाउइंग टैक्स पेयर्स टू क्लेम टीडीएस रिफंड्स इवन आफ्टर ड्यू डेट फॉर फाइलिंग आईटीआर विदाउट पेइंग पेनल चार्जेस, यानी कि अगर आपका कोई टैक्स पेयर है और उसका टीडीएस कटा है, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, अगर इस तरीके की कोई स्थिति बनी है, जैसे तनख्वाह का 10% काट लिया और वो आप जब इनकम टैक्स भरोगे तब आपको मिलेगा, इस तरीके के जो आपके क्लेम्स होते हैं इनको टीडीएस रिफंड या टीडीएस के रिफंड के क्लेम्स बोला जाता है। अब इनकी भी एक ड्यू डेट आपकी डिसाइडेड है कि इतनी इतनी तारीख तक की अगर अपना आईटीआर अगर फाइल करोगे, इनकम टैक्स रिटर्न भरोगे, तभी आपका जो ये टीडीएस जो कटा था वो आपको मिलेगा। अगर उसके बाद आप करते हो तो फिर आपको कुछ पेनल्टी में पैसा कट जाएगा, कुछ पेनल चार्जेस आपके लगेंगे। तो इसके लिए भी इन्होंने ये बोला था कि ये मत करो आप। अगर आप टीडीएस रिफंड्स को एक ड्यू डेट के बाद अगर आईटीआर फाइल हो रहा है और उसके बाद आप उस पर भी कुछ पैसे काटोगे तो उससे पता चला टैक्स चोरी बढ़ जाएगी, लोग बाग जो है वो उसके इवेजन के नए नए रास्ते निकालने की कोशिश करेंगे। तो इसको जो है इन्होंने बोला है कि आप ये मत करो। अगर किसी आदमी को टीडीएस का क्लेम है और उसने आईटीआर अगर अपना जो भी ड्यू डेट है उसके बाद भरा है तो बाकी जो उसमें पेनल्टी लगनी है उसकी वो लगा करे, मगर टीडीएस क्लेम के ऊपर कोई पेनल्टी जो है वो नहीं लगनी चाहिए। उसका वो पैसा उसको 10 का 10 पूरा वापस आप कर दो। ये एक बात सरकार ने मानी है। ये दो मेजर मॉडिफिकेशन है और भी छिटपुट काम किए गए। उसके साथ में अब नया बिल जो है उसको इंट्रोड्यूस किया जा रहा है इनकम टैक्स एक्ट 1961 को रिप्लेस करने के लिए, और वो बहुत जल्दी जो है सरकार लेकर आने वाली है। चले, ये न्यूज़ हो गई। नेक्स्ट देखते हैं। सो विद दिस वी कम टू एंड ऑफ टुडेज सेशन। आज के सेशन में बस इतना ही। अब मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट सेशन में, जिसमें हम लोग 10 अगस्त 2025 का द हिंदू और उसकी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अपना बहुत ध्यान रखें, मेहनत करते रहें और खुद पर विश्वास रखें। थैंक यू। जय हिंद।